हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज बात करेंगे रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से सेट नंबर 44 की बात करेंगे। 28 मई 2019 को पूछे गए क्वेश्चन से शिफ्ट 1 के अंदर। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 7 अधिकारी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैं 7 को बैठा देता हूँ। 7 अधिकारी, ये हो गए 7। ठीक है, आगे देखिएगा, टी जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा है। तो गाइज ये टी हो गया, ये जेड हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है गाइज, एक कंडीशन और बन सकती है इस तरीके से, ये टी हो गया और यहाँ पे जेड हो जाएगा और यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। दोनों कंडीशन को मैं एक साथ लेते हुए चलता हूँ। वी जो डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो गाइज वी है डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर, ये डब्ल्यू है तो यहाँ पे वी हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ पे वी आ नहीं सकता, पहले से जेड है तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये डायग्राम कैंसिल हो गया। आगे कहता है कि यू वी जो डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे है, यू और वाई के बीच में बैठा है। वी है यू और वाई के बीच में बैठा है, तो गाइज यहाँ पे यू हो जाएगा और यहाँ पे वाई हो गया। एक कंडीशन और बढ़ सकती है, यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। एक कंडीशन और, यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यू अक्ष के बगल में नहीं बैठा है, तो गाइज एक ही संख्या बची है अपने पास में, अक्ष यहाँ पे हो जाएगा और अक्ष यू के बगल में नहीं आना चाहिए, तो ये यू यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वाई आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा डायग्राम बन जाएगा। यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ये यू हो गया, यू के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर वी बैठा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को गाइज हो सके आप 2 या 3 डायग्राम में एक साथ लेते हुए चलेगा, ज़्यादा सिंपल बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो ऑब्वियसली चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी का उपग्रह, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, अगर बात करें तो गाइज पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर होती है अप्रॉक्सीमेट, और चंद्रमा की बात करें, मून की बात करें, तो मून की जो त्रिज्या होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 1734 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, अब ये 1734 किलोमीटर तो हो गई, तो ये इसकी कितनी होते हैं? तो गाइज ये अप्रॉक्सीमेट होते हैं 0.27 किलोमीटर होती है किसकी, ऑफ अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या की अप्रॉक्सीमेट है 0.27 भाग होता है। ठीक है, चंद्रमा के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और चंद्रमा के ऊपर अपन बात करें गुरुत्वीय त्वरण की, तो चंद्रमा के ऊपर ये गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके गाइज, अब इसमें चंद्रमा होता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं, जिसे इसको अपन लूना बोलते हैं, लूना बोलते हैं, या इसके और नाम होते हैं, सेलिन भी होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी का नाम है, दूसरा नाम टेरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2019 में ईरान में आयोजित मकरान कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गाइस मकरान कप की बात करें तो मकरान कप कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये किया गया था 2019 के अंदर, ईरान के अंदर। ठीक है, मुक्केबाजी में जीता था दीपक सिंह ने। दीपक सिंह किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो गाइज सिटी ऑफ जॉय है कोलकाता का, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। कोलकाता को और बोला जाता है कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, कल्चरल यानी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है गाइज किसको? कोलकाता को। हेल्थ सिटी बोला जाता है गाइज किसको? चेन्नई को बोला जाता है। मुंबई को बोला जाता है हेल्थ कैपिटल, देखिएगा, कल्चरल कैपिटल बोला जाता है कोलकाता को, हेल्थ कैपिटल बोला जाता है चेन्नई को, फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है मुंबई को, और जो नॉर्मल अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगी न्यू दिल्ली। ओके गाइज, शिमला को बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी शिमला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इस क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी वस्तु को 1920 में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उस वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी वस्तु को आप बेचो तब आपको जो भी लाभ होता है और जो भी हानि होती है वो दोनों बराबर है। ठीक है गाइज, देखिएगा, हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य फिक्स है, क्योंकि एक वस्तु को आप अलग अलग मूल्य पर बेच रहे हो, यानी आपका क्रय मूल्य तो हमेशा फिक्स है, वस्तु का क्रय मूल्य तो फिक्स है। एक बार आप उसको 1920 में बेच रहे हो, आप एक बार उसको 1280 में बेच रहे हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, एक तो क्रय मूल्य आपका फिक्स है, साथ साथ में आपका जो प्रॉफिट परसेंट है और प्रॉफिट लॉस है वो दोनों आपका इक्वल है। गाइज इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझिएगा। प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज कीजिएगा कि आप एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य आपके पास में 100 है,
एक बार आप उसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हो और एक बार इसको 10% लॉस पे बेच रहे हो। अगर 10% लॉस पे बेच रहे हो तो उसको आपने बेचा 90 रुपये में, और 10% प्रॉफिट पे बेचा है तो आपने बेचा 110 में। ओके गाइज, अब देखिए आपने क्या करना है, आपके पास विक्रय मूल्य आ गया दोनों का आप सम करोगे, 110 और 90 का आप सम करोगे तो 200, 200 में आप 2 का भाग दोगे 100, ठीक है। 100 आपका वापस से क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। कोई भी केस ले लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट आप जैसे कि 30% कर लीजिएगा, 30% करोगे तो ये 40% कर लीजिएगा, 40% करोगे तो एक बार 140 में बेचोगे और एक बार 40% नुकसान में बेचोगे तो 60 में, 60 और 140 200, और 200 का आधा करोगे 100। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार आप उसको 1920 में बेच रहे हो और एक बार आप इसको 1280 में बेच रहे हो, दोनों को सम कर लीजिएगा, 8 2 10, 9 2 11 1 12 3 3200, इसका आधा करोगे 1600। 1600 आपके पास में उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ओके गाइज, 1600 क्रय मूल्य आ गया। तो 30% लाभ पे बेचोगे तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 1600 मल्टीप्लाइड बाई 130 अपन में 100, तो 16 3 48 और 16 4 20, 2080 रुपये में आप उस वस्तु को बेचोगे। आंसर हो जाएगा इसका 2080। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। देखिए गाइज, फिसलते रहने के लिए और वो भी समान गति से किसी सतह के ऊपर, दो केस बनते गाइज फिसलने के। एक तो होता है कि वो उसकी एक ही सरफेस कांटेक्ट में रहती है। ओके गाइज, एक कंडीशन बनता है कि उसकी सभी सरफेस कांटेक्ट में आती है, जिसकी कोई वस्तु लुढ़कते हुए आ रही है, ठीक है, जैसे राउंड शेप में हो गई। तो इस तरीके से दो होता है। इस तरीके से यदि स्लाइड करते हुए आ रही है, जैसे कि अपन स्कूलों में अपने जो भी होते हैं उसके अंदर स्लाइड करते हुए नीचे खेलते थे, तो उसी के अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इस तरीके से रोटेट करते हुए कोई वस्तु आती है, उसके अंदर होता है रोटेटिंग, या अपन कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, लोटरिंग या रोलिंग घर्षण। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और गाइस, कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसमें सतह के बीच में लगने वाला हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सा हार्मोन है रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। देखिए गाइज, पैनक्रियाज होता है जिसको हिंदी में अपन अग्नाशय बोलते हैं, उसके अंदर गाइज होता है लैंगरहैंस द्वीप होता है। लैंगरहैंस द्वीप होता है, उसके अंदर अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं। एक तो होगी अल्फा कोशिकाएं, एक होती है बीटा कोशिकाएं, एक होती है डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं है वो गाइज ग्लूकोजन के लेवल को बढ़ाती है। बीटा कोशिकाएं है, देखिएगा अल्फा है इसे ग्लूकोजन स्रावित होता है, ग्लूकोजन स्रावित होता है। बीटा से इंसुलिन स्रावित होता है और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। ग्लूकोजन क्या करती है गाइज, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है और सोमेटोस्टेटिन क्या करती है, ये इसको बढ़ाती है ग्लूकोज को लेवल को, ये ग्लूकोज को लेवल को कम करती है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करती है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाती है। ग्लूकोजन और इंसुलिन के बीच में बैलेंस बनाती है, दोनों हार्मोन के बीच में। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ग्लूकोज का लेवल किससे बढ़ाया जाएगा, ग्लूकोजन से बढ़ाया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसके अंदर ग्लूकोजन होता है अल्फा से, इंसुलिन होता है बीटा से और सोमेटोस्टेटिन होता है डेल्टा से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया हो तो। देखिएगा गाइज, 16,500 को 2 भागों में विभाजित कर 10% और 12% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमाओं में निवेशित किया जाता है। यदि जमा की गई राशि से प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो 12% वाली योजना में कितना निवेश किया गया। गाइज, सपोज कीजिएगा 10% पे आप एक्स कर रहे हो, 12% पे आप वाई राशि इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको बताना है कि वाई की वैल्यू कितनी है। ओके गाइज, 12% वाली योजना में कितना होगा, आपको वाई की वैल्यू बतानी है। ओके गाइज, यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे वाई हो गया और आपसे पूछा गया कि वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी गाइज 16,500 रुपये। 16,500 रुपये को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो गाइज 2 केस हैं, टोटल ब्याज मिल रहा है मेरे को 3620, तो टोटल ब्याज हो गया 3620। पहले कंडीशन के अंदर ब्याज कितना हो गया, पहले कंडीशन के अंदर राशि होगी एक्स, मूलधन, दर होगी 10% और समय हो गया 2 वर्ष अपन में 100। दूसरे केस के अंदर ब्याज कितना मिला, दूसरे केस के अंदर राशि है वाई और दर है यहाँ पे 12% और समय हो गया 2 वर्ष अपन में 100। 2 कंडीशन बन गई। देखिएगा 2 का भाग दे लेते गाइज, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और 2 का भाग इसमें चला जाएगा 161। 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ या 100 से सभी से गुणा कर दूँ, ये 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, 100 से इसको गुणा कर दूँ 16 10 00। ओके गाइज, सही भाग है 2 का गया, इसमें भाग 2 का भाग जाएगा गाइज इसमें 181, 2 का भाग जाएगा इसमें 181। 18 दूनी 36,
1810 हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई जी मेरे पास में 181 बराबर 10x प्लस 12y, और ये इक्वेशन थी मेरे पास में x प्लस वाई बराबर 16500। मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो मेरे को x को हटाना है। x को हटाने के लिए यहाँ पे 10x है, तो इसी इक्वेशन को मैं 10x से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10x प्लस 10y इक्वल हो गया 16500। इन दोनों को घटाऊंगा तो 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 12y में से 10y कैंसिल गए तो 2y बच गए, और 181 में से 165 घटाऊँ तो कितना बचेगा गए, 11 में से 5 गए 6, और 7 में से 6 गए 1, 16000। तो y की वैल्यू का आंसर आ जाएगा 8000, और y की वैल्यू 8000 आएगी तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8500। तो y की वैल्यू पूछी गई है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मनप्रीत सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो मनप्रीत सिंह का खेल है गाइज हॉकी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल दिया जाता है गाइज पाई आर स्क्वायर से दिया जाता है। पाई कांस्टेंट है, पाई से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को आर स्क्वायर से मतलब है। यदि आर रेडियस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आर प्लस आर 2 बार हो रहा है तो 2 प्लस आर इंटू आर बाई 100 कर देते हैं अपन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपन में 100, तो 10 प्लस 0.25, तो आंसर हो जाएगा गाइज 10.25। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली वृद्धि हो रही है तो अपन ये ले लेते हैं, और कमी होती है तो अपन क्या करते हैं -5 और प्लस 25 अपन में 100, तो माइनस का 10 प्लस 0.25 यानी माइनस का 9.75 अपन कह देते हैं कमी होती, अगर कमी होती तो। ओके गाइज, यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाइड हो गया प्लस हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर सोर्स है? तो आयरन सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती है? आयरन पाया जाता है हरी सब्जियों के अंदर। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। सी होता है 3 पे होता है, जी 7 पे होता है, तो कुल मिला के 4 का डिफरेंस है। ओ 15 पे है और एस होता है 19 पे, कुल मिला के 4 का डिफरेंस है। आर 18 पे, वी 22 पे, यानी कुल मिला के 4 का डिफरेंस है। तो इसमें पे सब में आप लोग क्या कीजिएगा, 4 वाली जो भी नेक्स्ट टर्म आती है वो लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो गाइस पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। 1526 के अंदर पहला हुआ था, 1556 के अंदर दूसरा हुआ था, 1761 के अंदर तीसरा हुआ था। और पानीपत पड़ता है गाइस हरियाणा के अंदर पड़ता है। हरियाणा की राजधानी की बात करें चंडीगढ़ है, और सीएम की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर है। कमेंट करके बताइएगा राज्यपाल कौन है, हरियाणा राज्यपाल कौन है, ठीक है, और डिप्टी सीएम कौन है, दोनों बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1526 के अंदर हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? तो गाइस ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 के अंदर। दूसरा हुआ था गाइस हेमू और अकबर के बीच में, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था दूसरा। और तीसरा युद्ध हुआ था गाइस मराठा और मोहम्मद शाह अब्दाली थे उनके बीच में, मराठा और अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको दे रखे बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो ये आपका हो गया घनाभ, घनाभ हो गया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबॉइड। जिसकी शेप होती है इस तरीके से अपन 3D के अंदर शेप बना सकते हैं। इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 10 × 8 80 हो गया, चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 8 × 4 32 हो गया, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई यानी 4 × 10 40 हो गया। तो ये हो जाएगा 120 120 30 152, ये आंसर हो जाएगा 304। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण की एक परियोजना इस शक्ति किसके द्वारा लॉन्च की गई? गाइस इस शक्ति एक प्रोजेक्ट का नाम है, परियोजना का नाम है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई नाबार्ड के द्वारा। अब यहाँ पे आपको ये टर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह, ये क्या चीज़ होती है? आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर क्या होता है, 10-10 15-15 औरतें होते हैं, एक ग्रुप बनाती है और ग्रुप बना के वो बैंक से लोन लेती है, ठीक है। और वापस से उनका जो लीडर होता है, औरतों का जो लीडर होता है, वो रुपये को कलेक्ट करती है और वापस से जो बैंक का एजेंट आता है उसको वापस से जमा करवा देती है। ये जो ग्रुप होता है ये किसके अंडर में आता है? ये आता है स्वयं सहायता समूह के अंडर में आता है। और ये किसके द्वारा, इस शक्ति प्रोजेक्ट किसका है? ये नाबार्ड का है। और नाबार्ड की बात करें तो गाइस इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एन का मतलब नेशनल,
बी का मतलब बैंक, 4, ए का मतलब एग्रीकल्चर, आर का मतलब रूरल, डी का मतलब डेवलपमेंट। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई के अंदर है। इसकी जो स्थापना हुई थी गाइज वो हुई थी नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 के अंदर हुई थी। एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन की बात करें तो गाइज हर्ष कुमार बनवाला इसके चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कथन निष्कर्ष से संबंधित है। कहते हैं सम बैग्स आर चॉकलेट, कुछ बैग्स हैं वो चॉकलेट है, और सम केक्स आर चॉकलेट्स, और कुछ केक है वो भी चॉकलेट है। पहला कहता है कि ऑल केक बिंग बैग्स इज पॉसिबली, जितने भी केक है वो बैग होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है बैग, और ये केक, और ये इस तरीके से भी बन सकता था। मैंने इसको इस तरीके से किया, इसको मैंने इस तरीके से भी कर दिया, ये केक हो गया। केक होते ही क्या हो जाएगा, जितने भी केक है उनके बैग होने की संभावना है, तो संभावना है पॉसिबिलिटी की वजह से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सम बैग्स आर केक्स, ये कहते हैं कि कुछ बैग केक है। देखिएगा ये बैग है और ये केक है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये डाउट के अंदर है और डाउट क्लियर नहीं हो रहा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बताना है कि आगे आने वाली टर्म्स क्या होगी। देखते हैं, डिफरेंस निकालता हूँ गाइज। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4, और 4 में से 3 गए 1, 14। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 12, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 20 में से 4 के 16, और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो देखिएगा डिफरेंस की बात करें तो गाइज यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, तो इनका डिफरेंस में 14 करके देखूँ तो क्या आता है। 232 में से 14 करूँ तो गाइज 218 आता है, और 218 में से मैं 14 करूँ तो माइनस करूँ तो 204 आता है, यानी 204 आ रहा है। यानी कुल मिला के ये जो टर्म्स है 220 ना होकर 218 होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 218 होते ही, इसकी जगह 218 होते ही आपका जो सबका गैप है वो हो जाएगा 14 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्किप मारते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है गाइस, देखिएगा। ये कहता है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो एक का मान बताएगा। यदि किसी संख्या में 9 से भाग जा रहा है, इसका मतलब जो सम का सम है वो 9 से विभाज्य होगा। सम करके देखते हैं गाइस, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15 15 प्लस ए। इसमें 9 का भाग देने के लिए मेरे को एक ही जगह क्या रखूँ, मैं पूरा भाग चला जाए, तो एक ही जगह मेरे को 3 रखना पड़ेगा। 15 3 18, 18 में 9 का भाग पूरा चला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 20 गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। पिता को मैं फादर से लिख देता हूँ, पुत्र को मैं सन से लिख देता हूँ, उनकी आयु का योग 50 हो गया। 6 वर्ष पहले यानी f-6 और s-6 दोनों को घटाऊंगा मैं। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने, बेटे की आयु के 3 गुने से 6 अधिक है, इसमें 6 जोड़ूँ तो बराबर हो जाएगा, या दोनों का डिफरेंस करूँ तो 6 आना चाहिए। 6 वर्ष पहले यानी f-6 पुत्र के s-6 को 3 से मल्टीप्लाइड करूँ, दोनों का डिफरेंस 6 आना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, आपको पूछा गया f+6 की वैल्यू क्या होगी। इसको सोल्व करता हूँ तो गाइस f-6 = 3s-36 18 + 6, ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, और 6 से 12 और 18 में से 12 गया तो -6 3s। ठीक है, s को मैं हटा दूँ तो यहाँ से मैं s की वैल्यू रख सकता हूँ गाइस 50 - f, इसकी जगह रख देता हूँ 30, 50 - f-6 ये हो जाएगा, सही है, 3 है तो ये हो जाएगा 150 - 3f - 6। ठीक है, 3f इधर आ जाएगा तो 4f = हो जाएगा 144, और f की वैल्यू आ जाएगी 144/4, तो 4 × 12 और 2 6 × 24, तो f+6 कितना हो जाएगा, 6 वर्ष और जोड़ दीजिएगा, 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 42। ओके गाइज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं कि आपको द्रव्यमान दे रखा है 23, परमाणु क्रमांक 11 दे रखा है, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिएगा। प्रोटॉन की संख्या देखिएगा, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर देखिएगा कोई भी एटम हो गया, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। अब और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है गाइस वो होता है इसके द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है उसी की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कुछ किताबें कार हैं, कुछ किताबें कार है। ओके गाइज, कुछ कारें बॉक्स हैं, कुछ कारें बॉक्स हैं। तो क्या पूछा गया अपने से, ये देखिएगा, तो
यहाँ से देख लेते हैं इंग्लिश में। सम बुक्स आर कार्स, कुछ बुक्स है वो कार है, और सम कार आर बॉक्सेज, कुछ कार है वो बॉक्स है। पहला कहता है कि सम बुक्स आर बॉक्सेज, कुछ बुक्स है वो बॉक्सेज है। क्या ये बुक हो गई और ये बॉक्स हो गई, दोनों दूर दूर है, तो सीधा मैं कहूँगा ये डॉट के अंदर है। ऑल बॉक्सेज आर कार्स, ये बॉक्स है और ये कार है, सभी की सभी है क्या, ये भी डाउट में है, नहीं है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो कंक्लूजन दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अपन ने काफ़ी पेपर सॉल्व कर ले, जो सिंपल से क्वेश्चन है उनको क्या सॉल्व करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं गाइज। 44 सेट चल रहे हैं, नहीं देखे हो तो पीछे के सेट जरूर देखिएगा। और जब भी आपकी एग्जाम कंडक्ट हो उससे पहले गाइज मैंने एलपी के भी पूरे पेपर सॉल्व करवा दिए, जेई के पूरे अपने जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी के भी अपन मोस्टली सॉल्व कर चुके हैं। साइंस और देखोगे आप देखोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रेलवे जनरल साइंस के नाम से, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन से अप्रॉक्सीमेट सभी क्वेश्चन को अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ के 15-16 सेट और बनेंगे अपन, तो जल्दी मुश्किल से 5-6 पेपर बचे हैं उनको सॉल्व कर लेंगे जल्दी। क्वेश्चन पूछा गया गाइज, एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर पर स्थानांतरित करने पर कितना कार्य होगा। आपको पता नहीं कि कार्य का फॉर्मूला क्या है, लेकिन आपको पता तो होगा कि कार्य की यूनिट जूल है, तो सीधा आप आंसर लगा सकते हो बी पे, क्योंकि जूल यहाँ पे ही आपको दे रखा है। एम्पीयर विद्युत धारा की होती है, वाट आपकी पावर की होती है, कूलम आपकी चार्ज की होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। बाकी आप देखोगे तो गाइज इसमें फॉर्मूला होता है V = W/Q क्यों होता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है उसके विद्युत विभव के बराबर होता है। तो ये आंसर हो गया आपके पास में, और यहाँ से आपको W हो जाएगा, W = V × Q हो जाएगा। V की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, Q की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो 1 × 1 आपका 1 जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं, 115% को भिन्न में बदलिएगा। तो 115 को कुछ नहीं करना, 115/100 कर दीजिएगा, 5 का भाग गया 23, 5 का भाग गया 20। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सरल उपकला होती है। सिंपल एपिथेलियम क्या होते हैं, तो गाइज सिंपल एपिथेलियम जो भी सेल होते हैं, सेल की जो सेल वाले होते हैं उसकी अगर एक सेल के बराबर जो भी मोटाई होती है उसको कहते हैं अपन सरल उपकला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक कोशिका के बराबर जो मोटाई है उसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इससे नहीं कोई बेस कनेक्टेड होता है, नहीं कुछ और कनेक्टेड होता है, सिंपल से जो एक सेल की मोटाई है वो कहलाती है एपिथेलियम के बराबर। इसी के थ्रू होते हुए जो भी होती है, जो भी एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब इसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो गाइज तांबा और जस्ता याद रखिएगा पिताजी, पी यानी पित्तल, ता यानी तांबा, जी यानी जिंक, तो पित्तल तांबा जिंक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। कांसा की बात करें तो गाइज कांसा मिलता है कॉपर और टिन से। शोल्डर की बात करें तो गाइज इसकी ट्रिक है छोटी सी, शोल्डर टिन और शीशा से मिलकर बनता है। और एल्निको की बात करें तो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा पित्तल। पित्तल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, कांसा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। ये दोनों कन्फ्यूजन मत होना, कांसा इन दोनों के अंदर, पित्तल को बोलते हैं ब्रास, कांसा को बोलते हैं गाइज ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मनुष्य की सामान्य स्पंदन रेट क्या है, पल्स रेट क्या है। तो नॉर्मल पल्स रेट होती है 70 से 80 बीट्स पर मिनट, यूनिट ध्यान में रखिएगा 20 पर मिनट। और गाइस कमेंट करके बताइएगा कि जो पल्स रेट है इसको बाहर से अपन आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करना चाहिए तो किसके द्वारा करते हैं, पल्स रेट को किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं अपन, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक स्तर मानक स्तर होता है। देखिए गाइस वायुमंडल है उसके अंदर एयर क्वालिटी पता करनी है अपने को, तो 6 फैक्टर होते हैं, 6 में से 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टर कौन से हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपका ओजोन हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये चारों इंपॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग इनकी कितनी उपस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं एयर क्वालिटी। ठीक है, और एयर क्वालिटी दी जाती है पीपीएम के अंदर। तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं इसको। 1 मिलियन बराबर होता है 10⁶। ठीक है, अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 9 ppm। ध्यान में रखना 9 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं निम्न में से किसने 2019 में ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग करके पृथ्वी के आकार के एक ग्रह की खोज की थी। अब गाइस यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, किसका उपयोग किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट। सैटेलाइट का यूज किया गया था। पृथ्वी के बराबर जो ग्रह खोजा गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था HD 217-49b। ठीक है, कब खोजा किया गया था, 2019 के अंदर खोजा गया था। किसने खोजा था, गाइज नासा ने खोजा गया था। ठीक है, गाइज नासा के अंदर लास्ट एक किसको रिप्रेजेंट करता है बताना है आपको कमेंट करके। लास्ट एक का मतलब क्या है,
नासा के अंदर लास्ट एक किसको डिनोट करता है बताएगा फुल फॉर्म के अंदर आप लोगों के लिए, ठीक है। नासा किसका है? अमेरिका का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक से समाप्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल का अंतिम अंक क्या है? एक का स्क्वायर करते हैं तो भी एक आता है, 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 81 आता है, यानी दोनों के अंदर आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन आया है 44वें सेट में, पहली बार नया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहो तो आप। देखिए गाइज, 5 मानों का विचलन आपको दे रखे हैं, यदि प्रत्येक मान दुगुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन क्या होगा? सबसे पहले देखिएगा, वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं विचलन, और गाइज स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं मानक विचलन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब गाइज यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है। तो वेरिएंस आपको दे रखे हैं 16 का स्क्वायर करूँ तो गाइज हो जाएगा 4। तो सिंपल सा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो आ जाएगा 4। लेकिन आगे कह रहा है कि प्रत्येक वैल्यू को आप डबल कर रहे हो। अगर डबल आप प्रत्येक वैल्यू को डबल कर रहे हो तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आपका डबल हो जाएगा। 4 दूनी 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज एक सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को समझना है कि ये होता क्या चीज़ है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे गाइज मैं एक संख्या ले लूँ, अक्स में कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8, ठीक है। अक्स बार मतलब आपको सबका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 8 20 हो गया। 20 हो गया और 20 में मैं 4 का भाग दूँ, क्या जगह औसत आ गया 5। तो गाइस सबका अक्स बार आ गया 5, ठीक है। अक्स माइनस अक्स बार आप लोगों को निकालना है, ठीक है। सबका मोड ले लेना है। तो 2 में से 5 गए तो 3 हो गए, 4 में से 5 गए 1, प्लस माइनस नहीं देखना है, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 5 गए 3, ये हो गया गाइज। अब आपको क्या करना है, इसका जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है गाइज, अब देखिएगा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस किसको बोलते हैं? विचलन। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ अक्स माइनस अक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में n। अब देखिएगा ये आपको पास में हो गया, इसका स्क्वायर करोगे आप, अक्स माइनस अक्स बार का होल स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 1 3, तो ये हो जाएगा 3 का 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9, 9 9 18 तो 20, तो ये हो जाएगा 20/n की जगह हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का जो वेरिएंस आया, विचलन आया, वो कितना आ गया? 5 आ गया। विचलन 5 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 5 का अंडर रूट। इस तरीके से अपने इसको निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक अलग एग्जाम्पल से बता दिया है कि विचलन क्या होता है और मानक विचलन क्या होता है। तो इसमें सिंपल से फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन होता है समेशन ऑफ अक्स माइनस अक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n का अंडर रूट। और इसके अंदर यदि आपसे पूछे विचलन या वेरिएंस क्या होता है, तो ये होता है समेशन ऑफ अक्स माइनस अक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। ओके गाइज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहली बार नया क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ल्यूकोड्रमा किसकी बीमारी है? तो गाइज ल्यूकोड्रमा की बात करें, ड्रमा किसको बोलते हैं अपन? ड्रमा या डर्मेटोलॉजी। गाइज डर्मेटोलॉजी अपन किसको बोलते हैं? स्किन का अध्ययन कहलाता है। ड्रमा किससे रिलेटेड है? स्किन से रिलेटेड है। और स्किन का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी। तो ये किसका है? ये होता है स्किन का होता है। और इसके कई नाम और हैं, जैसे कि एक नाम और होता है विटिलिगो, हिंदी में इसको बोले तो सफ़ेद दाग। ये किसका है गाइज? ये है स्किन का, त्वचा का। और यहाँ पे गाइज देखिएगा, त्वचा का जो कलर होता है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का नाम क्या है? मेलेनोसाइटस। स्किन के कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कोशिकाएं हैं उनका नाम है मेलेनोसाइटस, ठीक है गाइज। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, असंगत को चुनना है। तो गाइज एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे, वी होता है 22 पे और एक्स होता है 24 पे। देखिएगा सभी के फैक्टर बन सकते हैं, बाकी 19 आपका अविभाज्य होने की वजह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है और उससे आधे घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात बताना है आपको। गाइज यहाँ पे आपको चाल का अनुपात बताना है कार और मोटरसाइकिल का। देखिएगा 192 किलोमीटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो मोटरसाइकिल कितना समय लेगी? मोटरसाइकिल का समय होगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो 192/32, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 18 19, यानी मोटरसाइकिल उसको 6 घंटे में तय करती है, ठीक है। मोटरसाइकिल 6 घंटे में तय करती है। देखिएगा समय की बात करूँ तो मोटरसाइकिल उसको करती है 6 घंटे के अंदर। देखिएगा समय लिखा है मैंने,
समय मोटरसाइकिल करती है 6 घंटे के अंदर, ठीक है। अब मोटरसाइकिल 6 घंटे में करती है तो देखिएगा यहाँ पर 2.5 घंटे और आधा घंटा, यानी 3 घंटा में कम कर दूँ तो कार उसको करेगी गाइस 3 घंटे में, 2.5 घंटे और आधा घंटे 3 घंटे में करेगी, ठीक है। अब देखिएगा उनका समय का अनुपात है गाइस 1:2, समय का अनुपात 1:2 है तो चाल का अनुपात हो जाएगा उनका 2:1, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। यह सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको पता चल गया कि मोटरसाइकिल 6 घंटे में करती है और कार आपकी 3 घंटे में करती है, 3 घंटे में करती है, तो मोटरसाइकिल की चाल कितनी हो जाएगी, मोटरसाइकिल की चाल देखिएगा, मोटरसाइकिल की चाल आपको दे रखी है, कार की चाल आप निकाल लीजिएगा, कार की चाल निकालोगे आप 192 बट्टे में, कार करती है 3 घंटे में, ये हो जाएगा आपका 36, 18, 64। तो आपसे पूछेगा कार की चाल 64 और मोटरसाइकिल की चाल 32, 2:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो गाइज नेक्स्ट आगे देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।